साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है लिव इन से और फंडामेंटल पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ड्राफ्ट द लिव इन एग्रीमेंट। चीज़ें जो है मुश्किल नहीं, आसान है। तो मैं कुछ बिंदु जो है बताऊँगा आपको, उसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और यकीन मानिएगा कि आप भी ये एग्रीमेंट जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग मूव ऑन होते हैं ऑन दी बोर्ड। सबसे पहले मैं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट जो है लिखूंगा और डिस्कस करूंगा। पहली बात कि जो लिव इन एग्रीमेंट है ये इलीगल नहीं है, मींस कानून से प्रतिबंधित नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, जो ये एग्रीमेंट है इसको रिकॉग्नाइज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी। तीसरी बात, कई बार ऐसा हुआ है कि फॉल्स रेप केस हुए हैं लड़कों पे, तो उसमें साबित हुआ है संजीवनी बूटी लिव इन एग्रीमेंट। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 100% ये आपको दे रहा है रेमेडी एंड सॉल्यूशन फ्रॉम फॉल्स रेप केसेस। जिस कारण ये एग्रीमेंट हमें लिखना चाहिए और इसको लिखने के कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं पैरामीटर्स के ऊपर। क्या पैरामीटर्स हैं? सबसे पहला पैरामीटर है कि जो ये कंसेंट एग्रीमेंट है इसको लिखने के लिए आपको कोई भी स्टैंप नहीं चाहिए, मींस आपको 500 रुपये भी खराब नहीं करने। सिंपल कागज पर आप ये एग्रीमेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट अपने को क्या हुआ? कॉस्ट का। इट इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट। देखिए, बेसिकली मैंने पढ़ाई करी है एमबीए की भी, तो मुझे काम करना है आपके कॉस्ट के ऊपर भी कि लिटिगेशन को सस्ता बनाया जाए। और मैंने पढ़ाई करी लॉ की भी, जानकारी होनी चाहिए कानूनी, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये एग्रीमेंट आप कर सकते हैं सिंपल कागज पर भी, कोई दिक्कत नहीं होनी है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आधार कार्ड प्लस 10th एंड 12th की मार्कशीट, जिसका पर्पस क्या है? डेट कंफर्मेशन। डेट से मेरा मतलब क्या है? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी। इसके अलावा चाहिए फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज पक्षकारों की। कोई दिक्कत मुझे बताइए इसमें। अब आते हैं, जब ये एग्रीमेंट लिखेंगे आप, सबसे पहले आएगा जो कंसर्न पार्टीज हैं उनका नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति चाहे तो लिखें, और एंड में आ जाएगी उनका निवास, जिसको हम कॉमनली सकीन भी कहते हैं, उर्दू बड़े सकीन। और जो पिता है उसको कहते हैं वल्द। ये भी जो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और उम्र के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड वह। कई जगह पैरामीटर ये भी होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों पैरामीटर लिखा दिए। एक बात ध्यान रखना, प्रिकॉशन क्या है यहां पर? जो कंसर्न पार्टीज हैं मस्ट बी अडल्ट, 18+ होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। लिख लो जी आप। अब आता है चौथी बात कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, इसको लिख लेना। कारण क्या है? कई ऐसे होशियार लोग हैं हमारे बीच में जो फैट छुपा लेते हैं प्रीवियस मैरिज का या मैरिड होने का। दोनों ही बातें लिख रहा हूं मैं। अगर ये स्थिति है तो इसको मेंशन जरूर करना, अदरवाइज लड़की जो है केस कर देगी आप पे कि मेरे को जो है धोखे में रखा और कहा मैं शादी कर लूंगा और मेरा जो है उठाया इसने गलत फायदा। तो 69 BNS से बचाव के लिए ये प्लीडिंग हमें करनी पड़ती है। इसको जो है आप लिख लो। अब आता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। जो आपका एग्रीमेंट है उसमें आप स्पष्ट कर देना, इट इज फॉर सेक्स ओनली। सेक्स के बाद ये अपने घर, मैं अपने घर। दूसरी बात, हम कभी शादी नहीं करेंगे। तीसरी बात, हम कभी भी नहीं रहेंगे एज हस्बैंड एंड वाइफ, और ना ही कोई रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे इन नेचर ऑफ मैरिज। इस बात का विशेष ध्यान रखना। भाई छोटी सी बात है कि दो दोस्त घूम रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो ठीक है, क्या हो गया उसमें। बट अगर उन्होंने शादी करनी है
या उनके रिलेशनशिप है एज हस्बैंड एंड वाइफ, या रिलेशनशिप है नेचर ऑफ मैरिज, तो वहां पर आप बच जाओगे रेप केस से। तो पर ट्रबल क्या होगी कि लड़की जो है दावा करेगी मेंटेनेंस का प्लस रेसिडेंस का, तो वहां पर आपको जो है ट्रबल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को स्पष्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं डेट ऑफ इंसेप्शन प्लस डेट ऑफ एंडिंग। ये गलतियां मत करा करो। देखो बेसिकली आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो सेक्स के लिए, तो इसमें डेट ऑफ इंसेप्शन को और डेट ऑफ एंडिंग को लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका एग्रीमेंट है उसकी जो शर्तें हैं वो होनी चाहिए क्लियर। क्लियर है? अगर आप एक एग्रीमेंट लिख रहे हो, जिस दिन आपने एग्रीमेंट लिखा साइन किया उस दिन से ही एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। इसको रिवोक कर रहे हो, आपने फिर से डॉक्यूमेंट जो है लिखा, जिस दिन उसको एंड किया उस दिन से वो एंड हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है मुझे बताओ आप। एक बात ध्यान रखिएगा कि लड़की को हमें कोई भी अधिकार नहीं देना है रेसिडेंस में। क्लियर हो गया? उसके नाम पर कोई भी एफडीआर या फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं करने हैं। तीसरी बात, उससे कोई भी कैश नहीं लेना है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको देती है अकाउंट में एंट्री और आपसे ले लेती है कैश। ये गलती कर मत देना। क्लियर है बात है? चौथी बात, कोई भी एंट्री लड़की से अपने अकाउंट में नहीं लेनी है। ये प्रिकॉशंस है बेसिकली, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा कोई भी लोन लड़की का पे ऑफ नहीं करना है आपको। छठी बात, उसका कोई भी डेट या लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी है आपको। सातवीं बात, उसका जो बैंक अकाउंट है उसको आपको मेंटेन नहीं करना है और ना ही अपना कोई फोन नंबर उसमें ऐड ऑन करना है। और जो भी खर्चे आप करते हो उस लड़की पे, उसका अलग से खोल लो सेविंग खाता बैंक में और उससे जो है खर्चे करते रहो ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्लियर हो गया? अगर आपने उसके नाम पे असेट ली या अकाउंट खोले या आपने एफडी कर दी, तो बेसिकली वो ये शो कर दे कि वी आर रिसाइडिंग इन नेचर ऑफ मैरिज। हमें वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्लियर है? किसी भी फर्म में आपने उसकी बना दी पार्टनरशिप, क्लियर है, या कोई कंपनी आपकी है उससे मंगी वो डायरेक्टर, या वो घर में रह रही है आपके और जो पड़ोसी है उनको मालूम है कि भाई ऐसा वाइफ रह रही है, इस तरह का अजम्पशन आ गया सोसाइटी में, दिक्कत आपकी हो जाएगी। कारण क्या है? द रिलेशनशिप विल बी इन नेचर ऑफ मैरिज, जो हमें नहीं करना है। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा बच्चे पैदा मत कर देना। बच्चे पैदा करोगे तो आप आ जाएगी लाइबिलिटी मेंटेनेंस की, और वहां कोर्ट अज्यूम कर लेगा द रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 144 है बीएनएसएस का, इसमें साफ साफ कहा गया है कि बच्चे अगर इनलेजिटिमेट भी हैं, मीन्स जो पैदा नहीं हुए मैरिज से, उनको भी जो है मेंटेन करना पड़ जाएगा आपको। इसलिए सावधानी बचावे। इसके अलावा जो लेते हो फोटोग्राफ या वीडियो कैप्चर करते हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करना है। मीन्स सोशल मीडिया पे ये कंटेंट शेयर नहीं होंगे। क्लियर है? और पक्षकार केवल अपने रिकॉर्ड के लिए फोटोग्राफ या वीडियो जो है रख सकते हैं, पर कोई पक्षकार किसी पक्षकार का कोई नेकेड फोटोग्राफ जो है मेंटेन नहीं करेगा। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको जो है लिखवा डालना। कई बार लड़की करती क्या कि साहब मेरा जो है नग्न फोटो खींच लिया और मुझको जो है लड़का ब्लैकमेल करता रहा और मैं ब्लैकमेल जो है होती रही। बेसिकली कोई भी नेकेड फोटोग्राफ में बार बार कह रहा हूं आपको मेंटेन नहीं करनी है अपने फोन में। अगर करोगे तो मारे जाओगे। क्लियर हो गया? और सबसे अच्छी बात क्या है, ये एग्रीमेंट जो है आप खुद से लिख सकते हो। इसके लिए कोर्ट नहीं जाना आपको, ना तो जब ये हुआ एग्जीक्यूट तब और ना बाद में, मींस ड्यूरिंग द टर्मिनेशन। और इसके अलावा इसका लीगल स्टेटस है इस डॉक्यूमेंट का। जब भी वो करेगी फॉल्स रेप केस तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा जब भी आप कंसेंट लेते हो सेक्स के लिए, या वो भी जो है विलिंग है सेक्स के लिए, तो कंसेंट जो है ले लो ईमेल पे या डॉक्यूमेंट पे। पर ईमेल जो है बेस्ट कोर्स है, इससे अपनी ही सेफ्टी है, नुकसान कहीं भी नहीं अपने को। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला करके ये बातें हैं बहुत छोटी बट हैं बहुत टेक्निकल। अगर आपने ये ध्यान दे लिया इन सब चीज़ों पे
और इसके अनुसार जो आप आगे बढ़े, 100% दावे से कहता हूं, कभी भी आप पे लगेगा यानी फॉल्स रेप केस। क्लियर है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो कानून की परिस्थितियों को। पहली बात, देयर इज एन एग्रीमेंट, तो सेक्स का बेसिस क्या है, एग्रीमेंट है। दूसरी बात, कंसेंट के लिए आप ले रहे हो ईमेल। तीसरी बात, आपकी व्हाट्सएप चैट भी है, फोटोग्राफ भी है, वीडियो भी है। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप मेंटेन कर रहे हो प्राइवेसी को, पर एविडेंस भी मेंटेन करते हुए चल रहे हो, और जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर रहे हो। यही पर्याप्त है टू ड्रॉ द इन्फ्रेंस ऑफ कंसेंट। क्लियर हो गया? तो चीजें कितनी आसान लगी अब अपने को, इसलिए घबराओ मत, और जो कानूनी बिंदु है उसको समझते हुए चलो, ताकि आपको जो है ट्रबल ना हो। बस एक बात ध्यान रखना कि ये डॉक्यूमेंट जो है खो मत देना। अगर डॉक्यूमेंट खो दिया, डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, फिर बच नहीं पाओगे, तो उसको रखना अपने को सेफ कस्टडी में, इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है जी? और कंसेंट ले भी रहे हो, इसकी करो फोटोकॉपी। जिस दिन जो है सेक्स कर रहे हो, कंसेंट ले लो। जो फोटोकॉपी है उसको, कंसेंट जो फाइल है इसमें पड़ा हुआ है मूल दस्तावेज, उसके साथ जो है टैग आउट कर दो। फिर वापस से ये प्रक्रिया जो है आपको अपनानी है जब तक कि आपका ये एग्रीमेंट चल रहा है। क्लियर है बात? इसलिए चीजें लीगल हैं, पर जो कंसेंट वस्तु स्थितियां हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारा नुकसान जो है ना हो जाए, इसलिए हमें एज पर लॉ काम करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्ट एज पर लॉ एंड आवर अप्रोच शुड बी क्लेवर। अगर अप्रोच क्लेवर नहीं होगी तो मारे जाओगे। अगर लड़की ने रेप केस कर दिया तो फिर एंटीसिपेटरी लगाओ, चाहे रेगुलर बेल लगाओ, फिर ट्रायल लड़ते रहो, इसमें बहुत टाइम खराब हो जाएगा अपना। पर अगर एविडेंस बनी हुई है, केस कर भी दिया, तो पुलिस ही जो है आपको ड्रॉप कर देगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है बात? ये इसलिए सबूत जो है बनाते हुए चलो, सबूत ही आपकी सफलता का आधार बनेगा। क्लियर है? इसलिए यदि हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी ये भी है कि हमारे साथ जो है गलत ना हो जाए, इसलिए मेंटेन एविडेंस। तो उसका पैटर्न क्या है, ड्राफ्टिंग करनी कैसे है, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है आसान भाषा में। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के अंदर।